ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमटे। नमस्कार। आपदा कैसी भी हो, उसके अंत की एक तारीख होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी घोषणा कर दी है कि जब एक महामारी के रूप में कोविड इस दुनिया से विदा हो जाएगा। कोविड वायरस विदा नहीं होगा, लेकिन उसका वो स्वरूप चला जाएगा जो उसे महामारी बनाता है। फिर वो एक ऐसे मर्ज में बदल जाएगा जो एक साथ बड़े पैमाने पर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाएगा, लेकिन गाहे बगाहे लोगों को होता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे सर्दी, जुकाम, वायरल, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियां होती हैं। ऐसा हुआ तो हमें पूरी राहत भले न मिले, लेकिन आंशिक रूप से जरूर मिल जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दौर बहुत जल्द आए, लेकिन तब तक आप सबको कोविड नियमों का पालन करते रहना होगा। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ सुरक्षित दूरी भी बनाए रखिए। इस समय देश भर में कोरोना के मामले कम हो गए हैं, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। मैं हूं आज के अंक के साथ आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश पेमटे। डॉक्टर हरीश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2342-1764। डॉक्टर हरीश, तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की ज्यादा आशंका व्यक्त की गई थी, लेकिन ऐसा बहुत हद तक नहीं देखने को मिला। अब जब देश में तीसरी लहर के मामले बहुत कम हो गए हैं, दूसरी तरफ बच्चों के स्कूल लगभग सभी राज्यों में खुल गए हैं। आपका क्या आकलन रहा इस तीसरी लहर में बच्चों पर, और अब जब स्कूल खुल गए हैं तो क्या सावधानी बरतें अभिभावक और बच्चे? देखिए, तीसरी लहर को जितना हम मान रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होंगे या बच्चे बहुत अधिक संख्या में प्रभावित होंगे, तो थोड़े से बच्चों के भर्ती होने की, प्रभावित होने की संख्या बड़ी जरूर थी। लेकिन मुझे लगता है हमारे देश में तैयारी बहुत अच्छी थी। हर तरह से अस्पताल भी तैयार थे और अधिक गंभीरता वाले मरीज नहीं आए, इतने लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़े। यद्यपि कुछ बच्चे रूप से बीमार हुए हैं, अस्पतालों में भर्ती भी हुए हैं, और उनके बाकी के क्या असर होंगे भविष्य में वो भी बाद में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन तुलना अगर करें हम दूसरी वेव से और तीसरी वेव की, तो इसमें काफी कम। इसका कारण ये भी है, नंबर भी, संख्या कम रही है और हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी थी जी। इसलिए उसका इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। जी। अब जब विद्यालय खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अभिभावकों के भी मन में चिंता है कि क्या बच्चा स्कूल के दौरान पूरी तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेगा, और बच्चों से ये उम्मीद करना डॉक्टर हरीश कुछ ज्यादा ही होगा। देखिए, जो भी कहा जा रहा है कि कोविड की जो भी व्यवहार है उनका पालन हमें करना चाहिए और जितना हम प्रयास कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन अब यदि हम देखें तो हमारे जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा या तो कोविड की बीमारी से संक्रमित हो चुका है या उन्होंने वैक्सीनेशन अपना करा लिया है, तो उनके शरीर में इस बीमारी से लड़ने की क्षमता पहले के तुलना में काफी अधिक है। एक बात तो ये है जी। दूसरा है कि इस बीमारी को फैलने से रोकना, मतलब कि इस बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं। जी। कर सकते हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमारी हो चुकी होगी, उनको वैक्सीनेशन हो चुका होगा, तो उससे संख्या और मात्रा कम हो जाएगी। जी। लेकिन ये संभावना कभी खत्म नहीं होगी, है ना। तो ये चलता रहेगा, होता रहेगा। जी। और हम ये उम्मीद करें कि बच्चों के माध्यम से नहीं हो सकता तो ये तो ठीक नहीं हो, थोड़ा बहुत हो भी सकता है। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति
और सामूहिक रूप से हमारा समाज, हमारी संस्थाएं, अस्पताल, सभी लोग इससे लड़ने में अधिक सक्षम हैं, अच्छे से लड़ पा रहे हैं। तो अगर ये होता भी है तो इसके जो गंभीर दुष्प्रभाव हैं थोड़े कम होने की संभावना है। जब हम ये कहते हैं कम होने की संभावना है तो ये समाज के अधिकांश लोगों के ऊपर लागू होता है जी। लेकिन कुछ लोगों को ये कम संभावना भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती है। वो बिल्कुल कुछ ठीक। लोग कौन हो सकते हैं? जी। जो बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं या जिनको अन्य बीमारियां साथ में हैं, दिल की कोई बीमारी है, बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, और भी कुछ बीमारियां अपने साथ हैं, किडनी की बीमारी है, डायलिसिस होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनको दूसरी बीमारियां भी हैं, जी। उनको इस कम गंभीर कोरोना वायरस से भी बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। तो जिन घरों में इस तरह के लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से बहुत अधिक सावधानी अभी भी बरतनी चाहिए, और निश्चित रूप से उनको तो हर तरह के संक्रमण से बचने की सावधानी हमेशा ही बरतनी चाहिए, इन दिनों थोड़ी ज्यादा बरतनी चाहिए। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से हैं मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते भैया। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी चर्चा आप कर भी रहे थे, हमारा सवाल भी उसी से मिलता जुलता था। जो बच्चे अब स्कूल जाने शुरू हो गए हैं और ये जो टीका 15 से 18 साल के बच्चों के लगा हुआ है, तो क्या अब ये टीका लगने के बाद भी बच्चों को सावधान रखने की जरूरत है भी? ये हम पूछना चाहते थे। देखिए, टीका लगने से हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे बच्चों को मान लीजिए कोविड की बीमारी का संक्रमण होता है तो एकदम सामने से कम बच्चों को आएगा, और आएगा भी तो गंभीर रूप से वो पीड़ित नहीं होंगे। जी। लेकिन अभी तक के जितने टीके हैं वो इसका संक्रमण रोकने में इतने सफल साबित नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिनको हो सकता है कि खुद को बीमारी ना हो, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस बीमारी को फैला सकते हैं, ये उतना ही सही है। कोई भी टीका अभी संक्रमण को रोकने में इतना कारगर साबित नहीं हुआ है, तो इसलिए संभावना थोड़ी बहुत है जरूर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन ना करे, उनका तो पालन अभी करना ही करना है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोगों को अधिक खतरा है जी। उनको बड़ी सावधानी से व्यवहारों का पालन करना है। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रदेश के मंदसौर से बसंती लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसंती लाल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते। हेलो, नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ, मंदसौर मध्य प्रदेश से। मेरा सवाल है सर कि जैसे भूमि कोरोना और अन्य कोरोना चलता ही जा रहा है ना, तो इसमें मतलब बढ़ता चढ़ता जा रहा है, तो इसमें क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर साहब से ये जानना था। कोरोना के मामले कई बार कम हो जाते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं, इसके क्या कारण हैं? अपने हिसाब से कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी अपना रूप बदल लेता है, कभी अधिक घातक हो जाता है, कभी अधिक आसानी से संक्रमित होने वाला वायरस बन जाता है। ये एक वायरस की अपनी प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है, और ये सब होता रहता है जी। और इसमें निश्चित रूप से जो इस वायरस से प्रभावित होते हैं वो सब लोग भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि आजकल आवागमन बहुत ज्यादा है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी संख्या में आते जाते हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता रहता है। और इसका कोई भी ऐसा वायरस है जो हमारे श्वास तंत्र को प्रभावित करता है, वो वायरस अधिक तेजी से फैलते हैं। तो हमारे शरीर में अगर पहले से उस वायरस को से लड़ने की क्षमता नहीं है तो हर बार हम उस वायरस से बीमार हो सकते हैं। जैसे साधारण कॉमन कोल्ड है, फ्लू का वायरस है, हर बार हमें पता चलता है कि नया वायरस आने वाला है या नया वायरस आ जाता है हर वर्ष ही, तो उससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही उसी प्रकार का ये कोरोना वायरस है जो बदल बदल के आता जाता रहता है। तो इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, नेचर ने, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है, तो कभी कम होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। लोनी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका।
सिद्धार्थ सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कहा जब मैं सुन रहा हूँ कि नाक से देने वाली भी कोई ऐसी वैक्सीन आई है क्या? हाँ जी, इसके उस पर बारे में अभी जानना चाह रहा था। शोध कार्य चल रहा है, तो ऐसी वैक्सीन आएगी तो उससे हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उस वैक्सीन को जो लेने वाले व्यक्ति होंगे वो वायरस को फैलने से भी बड़ी अच्छी तरह से रोक पाएंगे, कारगर तरीके से रोक पाएंगे। और नाक में जो आने वाली वैक्सीन होगी उससे बड़ी अपेक्षा है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ना सिर्फ वो बीमारी, जो व्यक्ति उस वैक्सीन को लेगा उसमें बीमारी की संभावना को कम करेंगे, बीमारी की गंभीरता को कम करेंगे, बल्कि हम उससे ये भी अपेक्षा कर सकते हैं कि ये बीमारी को फैलने से भी रोकेगा। इस तरह की वैक्सीन हम पढ़ते जरूर थे, लेकिन कभी इससे देखने को मिली नहीं थी। अब आएगी तो हम देखते हैं कैसा असर करती है, समाज में कैसा काम करती है। जी बिल्कुल। हरियाणा के जिंद से हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र पाल जी। रविंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। जी नमस्ते जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते भैया। सर मेरा सवाल ये है, बच्चे 3 हैं घर में, टीनेजर है, उनको लगवा दिया है इंजेक्शन। तो सर वो हर रोज तो ड्रेस को धो नहीं सकते जी। किसको नहीं तो धो कैसे सकते? मेंटेन करें? स्कूल एक सवाल यूनिफॉर्म मेरा को और है। रोज रोज नहीं धो सकते हैं। तो हम कपड़े- पूरी फैमिली ने दोनों डोज लगवा चुकी है, जितने एडल्ट हम घर में। हाँ जी। तो कुछ इसका साइकोलॉजिकल मेकअप भी है क्या, थोड़ा जो फोबिया सा रहता है? देखिए, आपने सबने वैक्सीन लगवा लिया है तो बड़ी अच्छी हाँ जी। बात है ये। तो अब तक देखने में जो आया है ना कि जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको कोविड की बीमारी का इन्फेक्शन होने के बावजूद उनको वो गंभीर रूप से बीमार नहीं करता है। गंभीर रूप से बीमार का मतलब है कि ऐसी स्थिति नहीं आती है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़े, और अगर भर्ती होने की जरूरत पड़ती भी है तो ऐसी स्थिति नहीं आनी है कि गंभीर रूप से बीमार हो पाए। जी। और मृत्यु तो लगभग नहीं होती है ऐसे व्यक्तियों को जिनको वैक्सीन लगी हुई है ना। हाँ जी सर। तो डर तो मन से निकाल देना चाहिए। अगर आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि सभी लोग को वैक्सीन लगवाई हुई है, तो आप लोगों को डर निकाल देना चाहिए कि गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे। और छोटी मोटी तकलीफें तो सभी को होती रहती हैं, तो अगर होगी भी तो उससे आप बिल्कुल जल्दी से बाहर आ जाएंगे। आपने बड़ा अच्छा किया है कि जो भी एलिजिबल लोग हैं आपके परिवार में, सबको आपने वैक्सीन लगवाई है। हम सबको इसका पालन करना चाहिए, और घर में जो भी ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए, शीघ्र वो सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। जी डॉक्टर हरीश, हमारे श्रोता जो हैं वो जानना चाह रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि अब जब कोविड के मामले भारत में कम हो रहे हैं या दुनिया भर में भी कम होने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इस समय किस तरह की रिसर्च चल रही है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें या फिर मेडिसिन की बात करें, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से अभी ये कम हो रहा है, लेकिन जब ये 2 साल पहले शुरू हुआ था तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 6 महीने चलेगा या साल चलेगा या 2 साल चलेगा। अब भी हमें लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि ये नया रूप धर के वायरस फिर से ना आ जाए। तो अब रिसर्च इस बात पर बहुत ज्यादा हो रही है कि जो भी वायरस में परिवर्तन आते हैं उनके ऊपर हम बहुत गहरी निगाह रखी जा रही है पूरी दुनिया में, कि कहीं ऐसा कोई नया परिवर्तन तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से फिर से ये बीमारी अधिक संख्या में फैले। एक तो इस बात पर बड़ी चर्चा है, रिसर्च चल रही है। दूसरा, तमाम तरह की दवाइयों का प्रयोग रहा है। नई दवाइयां हैं, कुछ पुरानी दवाइयां हैं, जिन पर हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सी दवाई इस बीमारी का होने पर कितना असर करती है और कैसा असर करती है। जी। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बीमारी को पूरी तरह से समझने में और उस बीमारी का कुछ उपचार ढूंढने में बहुत लंबा समय लगता है। 1-2 साल तो बहुत ही छोटा सा समय है। बिल्कुल ठीक। इसलिए इन दवाइयों के ऊपर भी रिसर्च चल रही है। तीसरा, वैक्सीन के ऊपर भी लगातार रिसर्च हो रही है, नई नई वैक्सीन बनाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कि हमें कोरोना की वैक्सीन भी हर साल लगानी पड़े, जैसे कि हम फ्लू वैक्सीन लगाते हैं जी। कुछ लोगों में। कुछ देशों में तो पूरी की पूरी जनसंख्या को हर बार वो वैक्सीन लगाई जाती है।
तो ये भी संभावना है कि फ्लू वैक्सीन के साथ इसकी वैक्सीन भी जोड़ दिया जाए, तो दो अलग अलग वैक्सीन लेने के बजाय एक ही वैक्सीन में सारे वायरसेस के अगेंस्ट में वैक्सीन आ जाए। तो इसकी भी संभावनाएं बनी हुई है और भविष्य में ये भी हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल ठीक। महाराष्ट्र के ठाणे से हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है सर, ये अभी कोरोना जब से चालू सर, ये जो नए नए वेरिएंट आती है सर, अभी ये जितनी तेजी से ऊपर जाती भी आ जाती है, तो क्या सर ये जो कोरोना है, ये जो नए वेरिएंट की तैयारी कर रहा होता है कि अभी ये जो ओमिक्रॉन का भी जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी है? और WHO ने भी कहा था कि नए वेरिएंट आने की आगे संभावना है सर, आपका क्या कहना है? देखिए, इसकी अगर हम तुलना करें फ्लू वैक्सीन के वायरस से, जो कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम वाला वायरस जिसे हम कहते हैं, वो बड़े आ रही है और हर साल या 2 साल में एक बार अपना रूप बदलता रहता है। तो ये कोरोना वायरस भी उसी तरह का एक वायरस है। अगर ये चलता रहेगा तो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, और वो परिवर्तन जब बहुत अधिक हो जाते हैं, जैसे ओमिक्रॉन था, इसमें उसके पुराने वाले वायरस की तुलना में काफी अधिक परिवर्तन हुए थे, इसलिए ये बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैला। लेकिन परिवर्तन इस तरह से हो गए कि ये फेफड़ों में असर कम रहा, गले तक इसका असर ज्यादा रहा, तो लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए, इतनी बड़ी संख्या में मौतें नहीं हुई, है ना। और बीमारी हो तो जाती है, लेकिन उसका इलाज करना हमारा कर्तव्य है, उसके इलाज की सुविधा हमारे पास होनी चाहिए। तो धीरे धीरे इसी बात का प्रयास हो रहा है, इस तरह के कोई भी वायरस भविष्य में आते भी हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता हमारी हो, उनको इलाज करने की, उनको उपचार करने की क्षमता हो। और अभी सरकार ने प्रयास किए हैं कि हर जिले में एक अच्छी तरह से एक अच्छा इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई जाए, जिसमें बच्चों के लिए भी ICU बने। तो जब तक हम अपनी क्षमता को बढ़ाते रहेंगे, तकलीफें, वायरस, बैक्टीरिया आते रहते हैं, लेकिन हम सबको, हमारे समाज को अधिक गंभीर रूप से प्रभावित ना कर पाए, इसकी तैयारी हमें करना चाहिए, जो कि हम लोग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। आनंद जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधी से दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि जैसे इस 3 लक्षणों पे हम पूरी तरह से और इस पे तरक्की करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस हर साल के हिसाब से बच्चों को जैसे इंजेक्शन अभी 15 साल से लग रहे हैं, और जो 0.5 का ही इंजेक्शन लग रहा है जो बड़ों को लग रहा था, क्या बच्चों की खुराक भी इतनी ही दी जा रही है? और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग अपना घर में कोई जानवर, डॉग पालते, पेट्स पालते, उसको बाहर लेके भी जाना पड़ता है, उसको हम किस तरह से अपने को उसको घुमा के लाएंगे तो सेफ हम भी रहें और हमारा कोई वायरस उसके साथ में आ जाए, ऐसा क्या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, लगभग सभी वैक्सीन, अधिकांश जो वैक्सीन है, उनकी जो डोज है बच्चों में और बड़ों में अलग अलग नहीं होती है। कुछ की अलग होती है, लेकिन प्रयास उसमें किए जा रहे हैं कि वो एक ही वैक्सीन, एक ही डोज से सब में लगे। और ये 0.5 ml यूनिवर्सली सारी जो वैक्सीन हम अपने मांसपेशियों में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, सबकी डोज का जो वॉल्यूम होता है कि कितना लगाना है टीका, वो कितना हमें सिरिंज में भरना है, वो 0.5 ml ही होता है। जबकि अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी डोजेज अलग अलग होती है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सली सारी वैक्सीन 0.5 ml लगाई जाती है, इसलिए कि छोटा सा वॉल्यूम कम होगा तो आराम से लग जाती है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती उससे जी। अपने पेट्स की बात की कि हमारे जो पालतू घर में है उनको हम बाहर ले जाते हैं जी। देखिए, जो वायरस, एक ही वायरस जो है वो हमें, आदमियों में और जानवरों में, इनकी बीमारियां अलग अलग होती हैं, इनके वायरस अलग अलग होते हैं, कीटाणु अलग अलग होते हैं। तो जो कोरोना वायरस है वो जानवरों को प्रभावित नहीं करता। जी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जानवर को अभी आप मास्क लगा के ले जाएंगे या कोई तकलीफ होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उनकी बीमारियां अलग हैं, और जानवरों की बीमारियों से कई बार कुछ मात्राओं में, कुछ केसेस में ये तकलीफें आदमियों में होने लगती हैं। मेरे घर में भी हमारे पास एक है पेट डॉग है,
मैं देख रहा था पेट डॉग को तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत पहले से बनी हुई है उनके लिए। तो सारे जो डॉक्टर वेटरनरी डॉक्टर हैं उनको लगाते हैं उस वैक्सीन को जी। कोरोना वायरस बीमारी आदमियों में अभी 2 साल से आई है, जानवरों में तो बहुत पहले से होते रही है। उनको टीके भी उनके पास है, उनको लगते रहते हैं टीके वो। बिल्कुल ठीक। हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, बड़ौद से महेश शर्मा जी। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है जी और ज्ञानवर्धक है। बहुत शुक्रिया। मैं मालूम करना चाह रहा जी, कोरोना से हम कैसे निजात पा सकते हैं, हमें क्या क्या उपाय करने होंगे? महेश जी, हमें उपाय वही करने होंगे जो आप कर रहे हैं। हाथ धोने हैं, सामाजिक दूरी बना के रखनी है, मास्क लगाना है और टीके लगवाने हैं कोरोना के। बाकी तो हमें प्रकृति पर छोड़ना पड़ेगा कि जब वो चाहेगी तब इसको यहाँ से हटा लेगी तो हम सब खुश हो जाएंगे। लेकिन ये प्रयास करते रहेंगे तो हम इस प्रकार की सारी बीमारियों से बचेंगे जो एक दूसरे से व्यक्तियों से फैलती है। तो जो हम उपाय हम कर रहे हैं वैक्सीन के अलावा, हाथ धोना, मास्क लगाना, दूर रखना, ये सारे उपाय तो बाकी बीमारियों से भी तो बचा रहा है हमको जी। तो जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल। हरियाणा के भिवानी से रामानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रामानंद जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये सवाल पूछना हूँ, जैसे जी हमने दिसंबर 2021 को ये 9 महीने पूरे हो दिए, तो कब तक जो हम ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं जी? नवंबर 2000 प्रश्न एक बार बताएंगे जी। नवंबर 2021 में इनके कोविड वैक्सीन के 9 महीने पूरे हो गए हैं, तो बूस्टर डोज ये कब तक लगवा सकते हैं? जितनी जल्दी लगवाएंगे अच्छा रहेगा। इसकी कोई ऐसी अपर लिमिट अभी तक मेरी निगाह में तो नहीं आई है कि इसके बाद नहीं लगवा सकते। बूस्टर डोज तो कभी भी लगवा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी लगेगी उतना अधिक फायदा रहेगा इनको। जी बिल्कुल ठीक है। और भारत सरकार ने प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की है और ये प्रिकॉशन डोज जो है वो 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए है और कोरोना फ्रंटलाइनर्स के लिए हैं। 60 साल के ऊपर वैसे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने अपने कोविड की जो दूसरी डोज ली थी उसके 9 महीने पूरे हो गए हैं, तब ही वो जो है वो प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। डॉक्टर हरीश, दुनिया भर में इसे बूस्टर डोज कहा गया, भारत में प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है। तो क्या अब लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि अगर कोई नया वेरिएंट और आ जाता है तो क्या 60 साल से नीचे वाले लोगों के लिए भी बूस्टर डोज की शुरुआत हो सकती है? और बूस्टर डोज का कितना फायदा अब तक दिख रहा है, क्योंकि भारत में भी इसे शुरू हुए कुछ समय हो गया है? देखिए, बूस्टर डोज वैक्सीन का लगाने से सभी को फायदा होता है। जो हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात कर रहे हैं उसमें तो हर उम्र के लोग हैं। जो हमारे इंटर्न्स हैं वो करीब 23, 24, 25 साल के होते हैं, उससे लेके हर वर्ग के लोग हैं, उन सब में हम ये दे रहे हैं। फ्रंट लाइन वर्कर में इसलिए दिया जा रहा है कि उनको कोरोना होने की संभावनाएं, बीमारी लगने की संभावनाएं अधिक होती है। ठीक है, तो हमारे समाज के वो ऐसे लोग हैं जिनको अधिक संभावना से बीमारी हो सकती है, इसलिए उनको प्राथमिकता दी गई है। लेकिन लोग तो वही है ना, फ्रंटलाइन वर्कर है या नहीं है, लोग तो वही है। तो ये दूसरे लोगों में भी उतनी ही प्रभावी होगी जितने की फ्रंटलाइन वर्कर्स में हो रही है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगाना, वैक्सीन सब तक पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर यह तय किया जाता है कि किसको सबसे पहले दिया जाए, किसको बाद में दिया जाए। जी। अगर हम अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम याद करें तो सबसे पहले इसी प्रकार से सेकेंड डोज लगी, इस प्रकार से प्रिकॉशन डोज लग रही है। तो ये प्राथमिकताएं तय करने वाली होती है। हो सकता है कि बाद में ये सभी के लिए आ जाए और सभी को लगने का मौका मिले। जी बिल्कुल। और बूस्टर डोज जो है वो इस समय भारत में उपलब्ध है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए ही उपलब्ध है। डॉक्टर हरीश, जब इस तरह की खबरें आती हैं सोशल मीडिया पर कि अब कोरोना समाप्त हो गया, ओमिक्रॉन के साथ ही कोरोना समाप्त हो गया, दुनिया भर में इसके मामले गिर रहे हैं, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम खुलकर जीवन जी सकते हैं, जीवन जो है वो वापस पटरी पर आ रहा है, इन सब के बीच जो देशवासी हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सही में कोरोना समाप्त हो जा रहा है तो हमें मास्क
क्यों लगाएं? हम सैनिटाइजर का क्यों प्रयोग करें? अब हम पूरी तरह से फ्री होकर जी सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी भी सबकी यही इच्छा है कि सारे प्रतिबंध जल्दी से खत्म हो, हम अपने पुराने जिंदगी की ओर तेजी से वापस लौटें, जो बचें बीमारियों से बचें। बिल्कुल सभी लोग ये चाहते हैं जी। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब शुरू हुआ था किसी को नहीं मालूम था कि ये 6 महीने चलेगा, कि साल चलेगा या 2 साल चलेगा। हम आज भी नहीं कह सकते कि 2 साल में खत्म हो जाएगा, कहीं और आगे ना जाए। तो ये इस तरह की तकलीफें हैं, इस तरह की ये कीटाणु हैं, इनके बारे में निश्चिंतता से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अभी तक का ये ट्रेंड ये बता रहा है कि शायद अब ये खत्म हो जाए। बड़ी अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं खत्म हो जाए। लेकिन अगर फिर से आ गया कोई नया वायरस नए रूप में धारण करके, तो होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है कि जैसे पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव आई, तो चौथी भी आ सकती है, हो सकता है कभी भी ना आए। तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा जी। बस हमें सावधान रहना है और हमें ये भी सोचना है कि ना सिर्फ हम कोरोना से बच रहे हैं, बल्कि इस तरह के दूसरे बहुत सारे जो वायरसेज हैं जिनसे हम प्रभावित होते रहते हैं, उनसे भी तो हम बच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थोड़ी सी ये भी रही है कि इसके पहले के जो वायरसेस से हम तकलीफें हमें होती रही हैं, उसका हम इतनी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन उनका नहीं हो पाया है जितना कि अब शुरू हुआ है, क्योंकि इतनी तरह की जांचें ना पहले उपलब्ध थी, ना हम लोग कराते थे डॉक्टर्स लोग। जी। अब जितनी जांचें हो रही हैं वो निश्चित रूप से पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें बीमारी के बारे में पता भी ठीक से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। हरियाणा के हिसार से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी, और डॉक्टर हरीश को भी नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जो नए वायरस आते हैं या कुछ विशेष कोई अलग बीमारी होती है, उनसे ही ये जो वायरस उठता है, तो एक दूसरी जगह से इतनी दूर तक ये कैसे पहुंच जाता है, ये जानना था डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब देखिए, अगर हम बस स्टैंड पे खड़े हों, रेलवे स्टेशन पे जाके देखें कि कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं, तो ये वायरस हम आपस में हम लोग ही फैला रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि कहीं बाहर से जो लोग आए थे विदेशों से, वो वहां से वायरस लेके आए तो यहाँ फैल गया। हम कितने लोगों से दिन भर में मिलते हैं, अगर आप खुद 1 दिन 2 दिन या 3 दिन देखेंगे कि 1 मीटर की दूरी पर आप कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। आपको खुद आश्चर्य होगा कि हम कितने लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, कितने लोगों के संपर्क में हम आते हैं। तो ऐसे ही है, एक से दूसरे में, 2 से 4, 4 से 8 ये बढ़ता चला जाता है जी। और तेजी से फैलता है, क्योंकि आजकल दूरियां कम हो गई हैं। बहुत यात्राएं बहुत ज्यादा हम लोग करने लगे हैं, बहुत तेजी से यात्राएं करने लगे हैं, नजदीक के शहरों में, दूर के शहरों में, देश में, विदेश में। तो हम लोग सभी लोग इसको मिलकर फैलाने में योगदान करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि भले ही कोरोना के मामले देश और दुनिया में कम हो गए हों, लेकिन सतर्कता अभी नहीं छोड़नी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कहावत इस महामारी के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है और आप सबने जिस ढंग से अपने संकल्प और संयम का परिचय दिया है, कुछ समय और आप सबको सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की जरूरत है, तभी देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमटे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।